नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम खान सर पॉकेट जीके बुक से पॉलिटी का अगला अध्याय पढ़ेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी थी और उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। इन अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कानून के मूल सिद्धांत हैं जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। नोट: 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों संबंधी उपबंध हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। विशेषताएं। वाद योग्य। मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। संशोधन की आवश्यकता। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। न्यायपालिका की शक्ति। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी कानून या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। सीमित नहीं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात राज्य द्वारा इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी व्यक्तियों को भी उपलब्ध। मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। स्थायी नहीं। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद द्वारा इनमें कटौती की जा सकती है तथा आपातकाल की स्थिति में केवल भारतीयों के अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं या वे सीमांत काम से रोकते हैं। मूल अधिकारों के सिवाय भारत के गैर भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार अनुच्छेद 31 व 19(1) में निकालकर अनुच्छेद 300Q में अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1 समानता 14-18। 2 स्वतंत्रता 19-22। 3 शोषण के विरुद्ध 23-24। 4 धार्मिक स्वतंत्रता 25-28। 5 संस्कृति और शिक्षा 29-30। 6 संवैधानिक उपचारों 32। अनुच्छेद 12। इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य में भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार व विधान मंडल, स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका को 13वीं डिग्री में शामिल होंगे। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों में असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का अंत है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इसमें पूर्व एवं बाद को विधि मौलिक अधिकारों के विपरीत है तो वह शून्य होगी। इसी के चलते राज्य में अधिनियम, नियम, अध्यादेश और प्रलेखों को शामिल किया गया है जिन्हें संविधान संशोधन की कमी मानी जाएगी। इसे विधि अर्थात संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14-18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। ब्रिटेन से ग्रहण। अनु 14 यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। कानूनों का समान संरक्षण यह अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। इस संकल्पना के पीछे इस बात पर आधारित है कि समानों के साथ समान और असमान व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा सकता है, जैसे उन व्यक्तियों के लिए जो कठिनाई और अचरित कर्म के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। सकारात्मक अवधारणा। नोट: कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालिका तथा प्रशासनिक अधिकारी को अविश्वसनीय एवं अनियमित विशेषाधिकार देता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। विधि को मनमाने प्रक्रिया का भी अभिप्राय विधि को निष्पक्ष प्रवृत्ति है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का प्रतिषेध या समानता। अनुच्छेद 15 वन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कानून के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 15(2) राज्य सार्वजनिक स्थलों के प्रवेश व प्रयोग से वंचित नहीं कर सकता है। सार्वजनिक स्थल जैसे कुओं, तालाबों,
स्नान घाटों तथा होटलों आदि को किसी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट 15 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्नरों को अलग लैंगिक श्रेणी को दर्जा दिया गया, अर्थात किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए महिला और पुरुष के अलावा एक तीसरी श्रेणी बटा किन्नर श्रेणी भी होगी। अतः अनु 14-15 महिला और पुरुष की समानता के स्थान पर लैंगिक पुरुष और किन्नर की समानता की बात करता है। अनु 15(3) यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य बालिकाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। अनु 15(4) पिछले वर्गों को राज्य शिक्षण संस्थानों में छोड़कर बाकी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा चंपकम दोराई राजन मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(5) पिछड़े वर्गों को उच्च संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, जो 130वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16(1) सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर होगा। अनुच्छेद 16(2) राज्य में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनु 16(3) राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो अपने निवासियों को के लिए कुछ शर्तों का अवलोकन कर सकता है, हालांकि इस संबंध में कानून बनाने का भी अधिकार संसद का ही है। नोट अनु 16 निवास के आधार पर आरक्षण का निषेध करता है तथा 16(3) इसका अपवाद है। अनु 16(4) राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की नज़र में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। नोट सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में कहा कि ओबीसी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अनु 16(4) सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्य द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अनु 16(4) 103 व संविधान संशोधन द्वारा जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मुंगेरी पूर्व मंडल जाकर लाल नेहरू ने वर्ष 1953 में काका कालेलकर आयोग का स्थापन की, जिससे प्रथम रिपोर्ट 1955 में दी, जिसने जाति को ही आधार माना तथा विरोध हुआ। बाद में जनता पार्टी सरकार ने जनवरी 1979 में मंडल आयोग की स्थापना की, जिसने ओबीसी को सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। इस सिफारिश को तत्कालीन प्रधानमंत्री V0P0 सिंह ने 1990 में लागू कर दिया। इंदिरा साहनी वाद 1992 - इस वाद में ओबीसी को दिए गए आरक्षण को चुनौती दी गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की। इसी वाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी परत क्रीमी लेयर की बात कही। लोक नियोजन संबंधी या सार्वजनिक रोजगार के साधारण पर अवैध माना गया। अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि छुआछूत या अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जो पूरे देश में लागू है। 1976 में इसे संशोधित व विस्तारित किया गया तथा इसे नया नाम दिया गया नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम 1955। नोट अनु 17 का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। इसके लिए 6 माह का कारावास व 500 रुपये का नकद तथा दोनों सजाओं का प्रावधान है। सामान्य से अर्थ लेते हुए अनु 17 को अस्पृश्यता के खिलाफ है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत का किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कठोर कानून प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज्य अन्य कोई उपाधियां नहीं प्रदान कर सकता। साथ ही भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। नोट बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार में सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के अपने निर्णय में कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे अलंकरण हैं, न कि उपाधियां, अतः इन्हें प्रदान करना अनु 18 का उल्लंघन नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 अनुच्छेद 19 के द्वारा भाषण में नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थीं। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार नागरिकों को प्राप्त के पास इनकी संख्या वर्तमान में 6 हो गई है, जो अनुच्छेद 19(1) में उल्लेखित था।
अनु 19(1) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनु 19(1) शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनु 19(1) संघ व समुदाय के निर्माण भाषण की स्वतंत्रता। अनु 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र में असीम भाषण की स्वतंत्रता। अनु 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र में असीम भाषण की स्वतंत्रता। अनु 19(1) वृत्ति, आजीविका या व्यापार की स्वतंत्रता। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनु 19(1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, सरकारी गतिविधियों, जानकारी के अधिकार, शांति के अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध के अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं, अपने तथा दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, राजनीतिक दल या किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। नोटः एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक उपर्युक्त स्वतंत्रता पर निम्न प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोक व्यवस्था बनाए रखें, देश की एकता व अखंडता को खतरा न हो, देश विरोधी संगठन न हो, प्रतिबंधित क्षेत्रों पर घूमने व रहने पर प्रतिबंध, गैर कानूनी तरीके से आजीविका, मानहानि व राजद्रोह प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। नोटः अवांछनीय आलोचना आधार के कारण नागरिक की विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। इसके तहत किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अनु 20(1) किसी भी आपराधिक कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी अपराध के लिए अपराधी को वही दंड दिया जाएगा जो अपराध करने के समय में निर्धारित था। विधि के भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण। नोटः विधि के भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण केवल आपराधिक कानूनों के संदर्भ में किया गया है, नागरिक कानूनों के संदर्भ में नहीं। अनु 20(2) ये दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात एक ही अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अनु 20(3) के अनुसार अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनु 21 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार वंचित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। मेनका गांधीवाद 1978 का फैसला कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 21 में शामिल अन्य अधिकार शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधि सहायता, इच्छा मृत्यु का अधिकार, शीघ्र विचारण, प्रदूषण मुक्त वायु एवं जल का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, हथकड़ी न पहनने का अधिकार, अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद -21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। नोट - इस अनुच्छेद के दायरे में मृत्यु दंड नहीं आता। निजता का अधिकार केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद। इस बात पर 2017 में न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि राज्य व गैर राज्य दोनों व्यक्ति की निजता के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय JS खेहर की 9 जजों की पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार अनु 21 के तहत मौलिक अधिकार का भाग है। हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1979 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि शीघ्रतर परीक्षण, स्पीडी ट्रायल और निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। इसी मामले में लोकहितवाद की अवधारणा शुरू हुई जो अमेरिका के संविधान से प्रतिपादित की गई। इस मामले में यह निश्चित किया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता निर्धन सिद्ध दोष व्यक्तियों को देना राज्य का कर्तव्य है। यह परिभाषा अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई लोकहित विधि परिषद से मेल खाती है। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का अधिकार। मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। आजीविका का अधिकार। ओलिंगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। विशाखा दत्त बनाम राजस्थान राज्य। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और भोजन का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसी आधार पर न्यायालय ने राज्य को आदेश दिया है कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
उदाहरण के लिए 1958 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया गया था। अनुच्छेद 21Q शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21Q को संविधान में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करता है। अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान करता है। खंड -1 गिरफ्तारी के अधिकार। किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार है। खंड -2 मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। खंड -3 अपवाद। उपर्युक्त अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। शत्रु देश के नागरिक। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति। निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 खंड 4, 5, 6, 7। संविधान में निवारक निरोध की कोई अधिकृत परिभाषा नहीं है। ये शांति और आपात दोनों कालों में लागू किया जा सकता है। खंड -4 निरोध की अवधि। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध बंधक नहीं किया जा सकता। नोट 44वें संशोधन द्वारा इसे 3 माह से घटाकर 2 माह एक सलाहकार बोर्ड की राय पर किया गया था, परंतु यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। 3 माह से अधिक निरोध की शर्तें। निम्नलिखित 2 स्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक भी निरुद्ध किया जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। यदि ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए कानून के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। संसद द्वारा बनाए गए संबंधित कानून। संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संबंध में निम्नलिखित कानून बनाए हैं। विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम का संरक्षण अधिनियम 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। आतंकवाद निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट POTA 2002। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने अपने लिए निवारक निरोध कानून बनाए हैं। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 को 1979 में समाप्त कर दिया गया था। यह निवारक निरोध संबंधी कानून था। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23(1) सभी प्रकार के मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध करता है। इस अनुच्छेद का महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST जातियों के लिए विशेष महत्व है। अनुच्छेद 23(2) राज्य को अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए प्रावधान बनाने या अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है, जिसमें राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नोट: संसद ने बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी खतरनाक संकटपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। नोट: ICCPR इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग भारत के संविधान द्वारा और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25-28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण एवं धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है और इसे संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या ये निर्णय भी ले सकता है कि वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मानने का अधिकार भी शामिल है।
लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। शिरूर मठवाद 1954। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्यता सिद्धांत दिया है, जिसमें सभी अनुष्ठानों व प्रथाओं को धर्म की परिभाषा में शामिल बताया है। नोट: इस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नोट: इस अनुच्छेद पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर खर्च धन पर कर से मुक्ति। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये भारत के नागरिकों को उनकी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 29 धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 29(2) किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 धार्मिक अथवा भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने कार्य के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा। अनुच्छेद 31(b) कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। 31(b) राज्य का कानून जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए भूमि छीनता है तो वैध है तथा मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, न ही चुनौती दी जा सकेगी। कोयलियो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में निर्धारित किया गया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची, जिसमें अनुच्छेद 31(b) जोड़ा गया है, 24 अप्रैल 1973 के बाद जिस दिन केशवानंद भारती का निर्णय दिया गया था, में सम्मिलित किया गया किसी अधिनियम को विखंडित किया जा सकता है यदि वह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। 9वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31(b) को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 31(c) नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानून की सुरक्षा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा। अनुच्छेद 31(c) 25वें संसन से शामिल कर कहा गया कि 39(b) व 39(c) को लागू करने के लिए अगर संपत्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो संपत्ति का हनन नहीं होता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है, अर्थात मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होने पर नागरिक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनु 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 निम्नलिखित रिट जारी कर सकते हैं। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कार्पस, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी रिट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। ये रिट किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो सकती है, चाहे वह अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति है। ये निजी स्वतंत्रता से संबंधित आदेश है। इस रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। इसके तहत न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को शरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी करता है। न्यायालय उस व्यक्ति के हिरासत में लिए जाने के कारणों की जांच करता है। अगर उसकी हिरासत का कोई कानूनी औचित्य नहीं है तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ देता है। 2. परमादेश मैंडेमस, जब कोई सरकारी अधिकारी, सरकार, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या निगम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तब यह आदेश जारी किया जाता है। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। उच्चतम व उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। निम्न परिस्थितियों में परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता: निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, जब कर्तव्य जरूरी नहीं विवेकानुसार हों, संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध,
भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। 3. प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह एक प्रकार की न्यायिक रिट है। यह अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता को नियंत्रित करती है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा हो, अधिकारिता नहीं होते हुए भी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है। प्रतिषेध रिट तब भी जारी की जाती है जब कार्यवाही लंबित हो या आदेश नहीं किया गया हो, अर्थात आदेश से पूर्व। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। 4. उत्प्रेषण सर्सियोरी, इसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना है। यह रिट किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है, जिसमें निम्न न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या शक्ति दुरुपयोग के द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को भंग न करे। पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती थी, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। परंतु वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। इसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं। 5. अधिकार पृच्छा को वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ है किस प्राधिकार से। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अथवा लोकपद को अवैध रूप से धारण करने से रोकना है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए होता है। ऐसे व्यक्ति से रिट के माध्यम से पूछा जाता है कि वो इस पद पर किस प्राधिकार से धारण किए हुए है। जब यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोकपद पर कब्जा बनाए हुए है, तो यह रिट ऐसे व्यक्ति को उस पद से हटाकर उस पद को रिक्त घोषित कर सकती है। तमिलनाडु राज्यपाल के द्वारा ऑरोविले फाउंडेशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष बने तो अधिकार पृच्छा की रिट मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई, परंतु न्यायालय ने रिट को खारिज कर दी। भाग 3 मौलिक अधिकारों के अपवाद। अनु 33-34। अनुच्छेद 33। इस अनुच्छेद के तहत अग्रलिखित वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से संसद विधि द्वारा ये निर्धारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को किस सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। 1. सशस्त्र बल। 2. अर्धसैनिक बल। 3. पुलिस बल। 4. खुफिया एजेंसियां। 5. उपरोक्त चारों हेतु स्थापित संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्ति। अनुच्छेद 34। यदि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि मार्शल लॉ लागू हो तो संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बना सकती है। मार्शल लॉ का अर्थ सैन्य शासन होता है। ये तब लागू किया जाता है जब युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन जैसी असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अनुच्छेद 35 और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने और उनके उल्लंघन की स्थिति में दंडित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, ताकि वे देश के अन्य कानूनों के अनुरूप हों। यह विशेष रूप से अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 को प्रभावी बनाने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर करते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करके निलंबित कर सकते हैं। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकारों पर प्रमुख व्यक्तियों के विचार। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। डॉक्टर एस. राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। संविधान संशोधन और मूल अधिकार से जुड़े प्रमुख वाद। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है या नहीं, इस पर विवाद रहा है। मौलिक अधिकारों के संशोधन से जुड़े प्रमुख वाद इस प्रकार हैं। 1. शंकरी प्रसाद से भारत संघवाद 1951। इस मामले में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिसने संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाया था। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 2. सज्जन सिंह से राजस्थान सरकार 1965। इस वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 3. गोलकनाथ से पंजाब राज्य 1967।
इस मामले में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी गई थी, जिसने 9वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान शामिल किए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस निर्णय ने भविष्योन्मुखी फैसला दिया और यह न्यायिक सक्रियता से संबंधित पहला मुकदमा था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ से पंजाब राज्य के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित करके यह व्यवस्था की गई कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह 11 न्यायाधीशों की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ थी। 4. केशवानंद भारती से केरल राज्य 1973 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती से केरल राज्यवाद द्वारा चुनौती दी गई। इस मामले में न्यायालय ने गोलकनाथ से पंजाब राज्यवाद के निर्णय को पलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, जिसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहली बार मूल ढांचे की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात संविधान का मूल ढांचा असंशोधनीय है। इसी मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी खंडपीठ थी, जिसका निर्णय 7 से 6 न्यायाधीशों से 24 अप्रैल 1973 को आया। मूल ढांचे की अवधारणा। मूल ढांचे की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद से वाद की जाएगी। यह मूल ढांचा संविधान की विशेषताओं का निर्धारण करता है। मूल ढांचे की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी से राजनारायण मामले 1975 के द्वारा लागू किया गया। केरल राज्य से लीसम्मा जोसेफ वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में विकलांग व्यक्तियों को भी आरक्षण का अधिकार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अगला चैप्टर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखें।